तो आज हम बिहार मैटर्स पर एक बहुत ही दिलचस्प डीप डाइव करने वाले हैं। बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे बीपीएससी या टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी आज की चर्चा बहुत काम की होने वाली है। एग्जैक्टली मतलब अक्सर जब हम बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था या वहाँ की खेती की बात करते हैं तो दिमाग में बस वही एक पुरानी सी तस्वीर आती है। एक गरीब किसान जो आसमान की तरफ देखकर बस मॉनसून का इंतजार कर रहा है ना? हाँ, या फिर बाढ़ के पानी में अपनी अपनी फसल को डूबते हुए बेबसी से देख रहा है। लेकिन क्या हो अगर आज का डेटा ये साबित कर दे कि वही पारंपरिक किसान अब भारत के बायोफ्यूल एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे आगे खड़ा है? देखिए, यही वो विरोधाभास है जो इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाता है। सही बात है। जब हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और कृषि विभाग के जो नए आंकड़े हैं उनका गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो जो तस्वीर सामने आती है वो उस पुरानी रूढ़िवादी सोच से बिल्कुल अलग है। मतलब खेती अब सिर्फ जमीन में बीज डालने वाली चीज नहीं रही। बिल्कुल नहीं। ये दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये अब रोजगार, ऊर्जा और जलवायु से जुड़ी एक बहुत बड़ी तस्वीर है। और यही आज के हमारी इस चर्चा का कह सकते हैं मिशन भी है। हमें ये समझना है कि कैसे एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान दशकों तक सिर्फ जीवन निर्वाह वाली खेती मतलब सबसिस्टेंस फार्मिंग तक सीमित थी, हाँ। वो अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल। ताकि हमें इस पूरे बदलाव का जो स्केल है उसका अंदाजा हो सके। तो स्केल को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले राज्य के जीएसडीपी को देखना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि बिहार के जीएसडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 24% है। 24%? ओके। अब 24% सुनकर लग सकता है कि ये तो बस अर्थव्यवस्था का एक चौथा हिस्सा है, लेकिन असली जो हैरानी वाली बात है वो वर्क फोर्स यानी कार्यबल के आंकड़ों में छिपी है। अच्छा। हाँ, राज्य का 70% से ज्यादा कार्यबल आज भी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर इसी 24% वाले क्षेत्र पर निर्भर है, और कुल बोया गया क्षेत्र लगभग 56 लाख हेक्टेयर है। एक मिनट, 70% लोग और सिर्फ 24% आउटपुट, ये तो ये एक बहुत ही खतरनाक असंतुलन है। बिल्कुल है। इसे अगर हम ऐसे समझें, मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। हाँ। और उस कंपनी के 70% कर्मचारी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट कंपनी का केवल 24% रेवेन्यू ला रहा है। बहुत सही उदाहरण है ये। तो ऐसे में अगर उस एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस गिरती है ना, तो पूरी कंपनी के डूबने का खतरा पैदा हो जाता है। एग्जैक्टली। मतलब 70% लोगों का एक ही जगह निर्भर होना ये बताता है कि इस क्षेत्र का विकास कोई विकल्प नहीं है, ये सर्वाइवल का, जीवन मरण का सवाल है। बिल्कुल। तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? 2008 में कृषि रोड मैप के साथ हुई थी। ये कोई आम सरकारी घोषणा नहीं थी। तो इसका मुख्य फोकस क्या था? इसका फोकस उत्पादन बढ़ाने से ज्यादा फसल विविधीकरण पर था। मतलब राज्य को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अलग अलग जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनके हिसाब से नीतियां बनी। जैसे कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलें। हाँ, जैसे उत्तरी और दक्षिणी बिहार में चावल पर फोकस है। गंगा के मैदानी इलाकों में गेहूं मुख्य रबी फसल है। पश्चिमी चंपारण के बेल्ट में गन्ने की खेती पर बहुत जोर है, और जो दक्षिणी बिहार है वो दालों का हब बन रहा है। तो मतलब विविधीकरण से किसान अपना सारा रिस्क एक ही टोकरी में नहीं डाल रहा है। लेकिन इन सब पारंपरिक फसलों के बीच इन रिपोर्ट्स में एक चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। मक्का क्रांति की बात कर रही हैं आप? हाँ, मक्का क्रांति यानी मेज रेवोल्यूशन। मतलब उत्तरी बिहार के जिले आज भारत में मक्का उत्पादन में एकदम अग्रणी बन गए हैं। और ये इसलिए नहीं है कि हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा भुट्टे खाने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कारण ये है कि मक्का अब सिर्फ एक अनाज नहीं रहा। तो फिर ये अब एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यानी औद्योगिक कच्चा माल बन चुका है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फीड बनाने में, स्टार्च इंडस्ट्री में, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एथेनॉल उत्पादन में हो रहा है। अरे वाह, एथेनॉल में! यहीं पर तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। बिल्कुल। मतलब जो पारंपरिक किसान कल तक सिर्फ हमारे खाने के लिए अनाज उगा रहा था, वो मक्के को बायोफ्यूल इकोनॉमी में डालकर असल में एक एनर्जी वेल चला रहा है। वो हमारी गाड़ियों के लिए ईंधन पैदा कर रहा है। एग्जैक्टली।
और इस शिफ्ट का आर्थिक प्रभाव बहुत गहरा है। जब फसल को इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो किसान सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी मार्केट से जुड़ जाता है। मतलब उसकी आय स्थिर हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री को तो हमेशा सप्लाई चाहिए। बिल्कुल। खाद्य बाजार में अनाज की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन बायोफ्यूल की मांग स्थिर है, तो किसान के लिए भी मांग स्थिर हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सेकंड, मक्के को इतने बड़े पैमाने पर इथेनॉल में बदलने के लिए एक सबसे बुनियादी जरूरत है पानी। हाँ, सिंचाई। अगर हम खेती को उद्योगों से जोड़ रहे हैं, तो सिंचाई व्यवस्था का मजबूत होना तो बहुत जरूरी है। इन आंकड़ों में सिंचाई की क्या स्थिति बताई गई है? देखिए, सिंचाई के मोर्चे पर जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि राज्य में लगभग 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। 33 लाख, ओके। हाँ, और इसमें कई प्रमुख नहर परियोजनाएं शामिल हैं। जैसे उत्तर बिहार में कोसी परियोजना है, जो बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई भी करती है। हाँ, कोसी का नाम तो बहुत सुना है। गंडक परियोजना है, जो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक के खेतों को पानी देती है। और दक्षिणी बिहार में सोन नहर प्रणाली है, जिसे उस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। लेकिन मुझे जहां तक पता है, इन बड़ी परियोजनाओं के बावजूद सिंचाई का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी भूजल यानी ग्राउंड वाटर पर निर्भर है ना। बिल्कुल सही कहा। आज भी किसान अपनी फसलों को पानी देने के लिए ट्यूबवेल और पंप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर मुख्य निर्भरता भूजल पर है, तो पानी को जमीन से खींचने के लिए पंप चलाने पड़ेंगे। हाँ, और पंप डीजल से चलते हैं, और डीजल तो आर्थिक रूप से बहुत महंगा है। ये तो किसान की पूरी लागत को ही आसमान पर पहुंचा देता होगा। लागत भी बढ़ाता है, और पर्यावरण के नजरिए से देखें तो ये भारी मात्रा में कार्बन भी छोड़ता है। तो एक तरफ हम मक्के से स्वच्छ बायोफ्यूल बना रहे हैं और दूसरी तरफ खेतों में डीजल चला रहे हैं। ये सस्टेनेबल कैसे हो सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और आर्थिक सर्वेक्षण में इसका एक बहुत ही शानदार समाधान पीएम कुसुम योजना के रूप में पेश किया गया है। अच्छा, पीएम कुसुम, ये काम कैसे करता है? ये सिर्फ एक सब्सिडी योजना नहीं है, ये कृषि में एक बहुत बड़ा ग्रीन शिफ्ट है। इसके तहत सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए भारी सब्सिडी देती है। ओके, मतलब डीजल की जगह सोलर एनर्जी। एग्जैक्टली। जब किसान सोलर पंप लगाता है, तो इसके कई स्तरों पे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो डीजल बार बार खरीदने का जो खर्च था ना, वो एकदम शून्य हो जाता है। धूप तो मुफ्त है। बिल्कुल, धूप का कोई बिल नहीं आता, है ना। तो सिंचाई की लागत बहुत कम हो जाती है। और दूसरा, ये किसान को ऊर्जा सुरक्षा देता है। अब उसे चिंता नहीं कि डीजल के दाम बढ़ गए या बिजली कट गई। वो अपनी मर्जी से दिन में आराम से सिंचाई कर सकता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही तार्किक है। लेकिन जब हम पानी की बात कर रहे हैं ना, तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ तो किसान पानी के लिए सोलर पंप लगा रहे हैं, जमीन से पानी खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ ये डेटा बताता है कि उत्तरी बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ प्रवण है। हाँ, मतलब जिस पानी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, वही पानी हर साल तबाही लेकर आता है। देखिए, ये बिहार की सबसे बड़ी भौगोलिक त्रासदी है। अगर हम उत्तरी बिहार का भूगोल देखें ना, तो कोशी, गंडक, बागमती, कमला और गंगा जैसी नदियां हर मॉनसून में नेपाल से अपार जल राशि लेकर आती हैं। और सब कुछ डूब जाता है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है, खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और इसके ठीक विपरीत दक्षिण बिहार में सूखा पड़ता है। हाँ, दक्षिण बिहार के जिलों को अक्सर सूखे का सामना करना पड़ता है। ये एक तरह की दोहरी मार है। ये तो ऐसा हुआ कि आपके घर के एक कमरे में आग लगी है और दूसरे कमरे में बाढ़ आई है। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। तो क्या इन दस्तावेजों में इस तबाही से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय बताए गए हैं, या बस ऐसे ही चल रहा है? नहीं, सरकार कई बुनियादी उपाय कर रही हैं। जैसे तटबंधों को मजबूत करना, यानी एम्बैंकमेंट को मजबूत करना एक लगातार चलने वाला काम है। इसके साथ ही नदियों की ड्रेजिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। ड्रेजिंग का मतलब वो नदियों की तलहटी से गाद या मिट्टी निकालना। एग्जैक्टली। तो ये काम कैसे करता है? मतलब इससे बाढ़ कैसे रुकेगी? देखिए, जब नदी के तल से गाद निकाली जाती है, तो नदी की गहराई बढ़ती है। इससे नदी की जल वहन क्षमता, मतलब पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। अच्छा, तो पानी किनारों से बाहर नहीं आएगा? हाँ,
जब नदी ज्यादा पानी अपने भीतर रख सकेगी तो पानी किनारों से छलककर खेतों या गांवों में कम जाएगा। इसके अलावा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, यानी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, उसको भी बेहतर किया जा रहा है। प्राकृतिक चुनौतियों को तो हम समझ गए, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी रुकावटें भी हैं जो पूरी तरह से संरचनात्मक हैं, जैसे कि खेतों का आकार। हाँ, खंडित जोत, ये तो कृषि की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। मतलब खेतों का बहुत छोटा और अलग-अलग हिस्सों में बटा होना। हाँ, इसे अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें, हाँ, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक बहुत ही आधुनिक और बड़ी सी फैक्ट्री को एक छोटे से गैरेज में चलाने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल, मशीनरी वहां फिट ही नहीं हो सकती। वही तो, अगर सरकार किसी बड़े हार्वेस्टर या ट्रैक्टर पर भारी सब्सिडी दे भी दे, लेकिन किसान के खेत का आकार ही एक छोटे से आंगन के बराबर है, तो वो मशीन वहां मुड़ेगी कैसे, काम कैसे करेगी? यही कारण है कि खेतों के छोटे आकार की वजह से मशीनीकरण बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मशीनें काम नहीं कर पाती, तो उत्पादन की लागत बढ़ती है और उत्पादकता कम हो जाती है। बिल्कुल। और मान लीजिए, एक पल के लिए मान लीजिए कि किसान ने अच्छी फसल उगा भी ली, तो उसके बाद एक और बड़ी दीवार सामने खड़ी होती है। कौन सी दीवार? पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान और एग्रो प्रोसेसिंग ढांचे की कमी। अच्छा, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान मतलब फसल कटने के बाद जो बर्बादी होती है। हाँ, हमारे पास कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। कोल्ड चेन यानी वो जो तापमान नियंत्रित रखने वाला नेटवर्क होता है। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान ने टमाटर उगाए हैं और बाहर का तापमान 40 डिग्री है, तो बिना कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटेड ट्रक के वो टमाटर तो 2 दिन में ही सड़ जाएगा ना। वो बाजार तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। इस ढांचे की कमी के कारण किसानों की बहुत सारी मेहनत या तो खेतों में या फिर रास्ते में ही बर्बाद हो जाती है। ये चुनौतियां तो मतलब सच में डराने वाली हैं। बाढ़ है, सूखा है, खेत इतने छोटे हैं, और जो मुश्किल से उगता है उसे बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हाँ, स्थिति जटिल तो है। तो ऐसे में कोई भी किसान सिर्फ पारंपरिक खेती के भरोसे कैसे सर्वाइव कर सकता है? उसे तो हर हाल में अपनी आय को डाइवर्सिफाई करना ही होगा। और यही वजह है कि अलाइड सेक्टर्स, मतलब कृषि से जुड़े जो अन्य क्षेत्र हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कैसे? जैसे डेयरी या पोल्ट्री। बिल्कुल, अगर हम सिर्फ खेती पर निर्भर रहेंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सुधा मॉडल। हाँ, सुधा डेयरी का नाम तो सबने सुना है। इसे बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन चलाता है। पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये कोऑपरेटिव काम कैसे करता है। मतलब मान लीजिए एक छोटे किसान के पास सिर्फ 1 या 2 गाय हैं, तो ये मॉडल उसे बाजार के रिस्क से कैसे बचाता है? यही तो इस कोऑपरेटिव मॉडल की ताकत है। देखिए, जो किसान अकेला है, जिसके पास सिर्फ 1 गाय है, वो अपने स्तर पर कोई मिल्क चिलिंग प्लांट या रेफ्रिजरेटेड वैन तो नहीं खरीद सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत महंगा आएगा। लेकिन जब गांव के 500 किसान सुधा के तहत एक समिति बनाते हैं, तो वे अपने संसाधनों को पूल करते हैं। अच्छा, मतलब सब एक साथ मिला लेते हैं। हाँ, अब वो मिलकर एक बड़ा कूलिंग यूनिट लगा सकते हैं। इससे कोल्ड चेन की समस्या हल हो गई। और दूसरा फायदा, चूंकि वे हजारों लीटर दूध एक साथ बेच रहे हैं, तो उनके पास मोल भाव करने की बार्गेनिंग पावर आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। इससे छोटे किसानों को एक स्थिर और नियमित आय मिलती है, जो खेती के नुकसान की भरपाई कर देती है। और क्या मछली पालन में भी ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल। अंतर्देशीय मत्स्य पालन यानी इनलैंड फिशरीज में भी यही किया जा रहा है। तालाबों का विकास हो रहा है, मछली बीज बांटे जा रहे हैं, जिससे गांव के स्तर पर ही रोजगार पैदा हो रहा है। ये तो मतलब स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे सामूहिक प्रयास जो छोटी जोत की समस्या है उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वापस फसलों पर आएं, तो मौसम के बदलते मिजाज से बचने के लिए क्या कोई खास फसलें हैं जिन्हें प्रमोट किया जा रहा है? इसका जवाब हमें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के बाद की नीतियों में मिलता है। सरकार श्री अन्न यानी मोटे अनाजों को बहुत तेजी से प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज, इनमें ऐसा क्या खास है जो वे भविष्य की खेती के लिए इतने जरूरी माने जा रहे हैं? देखिए, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा या रागी, ये जलवायु अनुकूल होते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट। अच्छा, मतलब इन पर मौसम का ज्यादा असर नहीं होता? एग्जैक्टली। इनकी जड़ें गहरी होती हैं और इन्हें उगने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है। जब बारिश कम होती है या सूखा पड़ता है ना, तब भी ये फसलें जीवित रह सकती हैं। और शायद ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे। ये पोषण से भरपूर होते हैं, इसलिए ये सिर्फ पानी नहीं बचाते, बल्कि कुपोषण से भी लड़ते हैं।
ये एक तरह से पूरे विकासशील विश्व के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। ये तो हुई पानी और मौसम की बात, लेकिन जो रासायनिक खाद और कीटनाशक दशकों से हम मिट्टी में डाल रहे हैं, उन्होंने जमीन की सेहत को बहुत खराब किया है। बिल्कुल, बहुत नुकसान हुआ है। तो क्या इस रसायनों पर निर्भरता को कम करने के लिए भी कोई योजना है? जी, रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए राज्य में जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक मिशन मोड में लिया जा रहा है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है गंगा नदी के किनारे विकसित किया जा रहा जैविक कॉरिडोर। जैविक कॉरिडोर। हाँ, इस पूरे क्षेत्र में रासायनिक खादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा रहा है और किसानों को ऑर्गेनिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन अगर किसान जैविक खेती करता है तो उसके प्रोडक्ट तो आम बाजार में बहुत महंगे बिकेंगे ना। उसे सही खरीदार कैसे मिलेगा, खासकर तब जब उसके पास खेत बहुत छोटा है? बहुत ही शानदार सवाल है। यहीं पर FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका अहम हो जाती है। ये FPO मतलब ये भी सुधा मॉडल जैसा है क्या? बिल्कुल, FPO भी एक तरह का कोऑपरेटिव ही है। अगर 50 किसान जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं वो मिलकर एक FPO बना लेते हैं तो वे सामूहिक रूप से अपनी फसल का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। अकेले सर्टिफिकेशन कराना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत महंगा और जटिल होता है, पर FPO के जरिए आसान हो जाता है। फिर वो एक साथ मिलकर इसे बड़े शहरों में या सीधे निर्यात के लिए भेज सकते हैं। मतलब छोटे खेत होने की जो सबसे बड़ी बाधा थी, FPO उसे ही खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। ये सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं, ये देखना सच में बहुत बहुत दिलचस्प है ना? हाँ, मतलब जैविक खेती हो रही है, FPOs बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या ग्रामीण आजीविका मिशन, उनके बिना तो अधूरा ही है। बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली हाई क्वालिटी जैविक सब्जी उगा भी ली, लेकिन अगर गांव तक पक्की सड़क ही नहीं है तो वो बाजार तक पहुंचेगी कैसे? सही बात है। और जो स्वयं सहायता समूह है SHG, वो महिलाओं को वो आर्थिक ढांचा देते हैं जिससे वे उस डेयरी कोऑपरेटिव के लिए गायें खरीद सकें। ये एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। कोई भी कृषि नीति वैक्यूम में काम नहीं कर सकती, मतलब अलग थलग काम नहीं कर हाँ, सकती। सब कनेक्टेड है। बिल्कुल। बेहतर सड़कें, ग्रामीण ऋण, ऊर्जा सुरक्षा, ये सब मिलकर ही एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के तमाम आंकड़ों और इनसाइट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो संदेश बहुत ही साफ है। हाँ, बिहार की कृषि अब सिर्फ जीवन निर्वाह का वो पुराना साधन नहीं रह गई है जहां किसान बस प्रकृति के आगे बेबस था। बिल्कुल नहीं। हम साफ देख रहे हैं कि कैसे मक्का क्रांति के जरिए खेत सीधे बायोफ्यूल कारखानों से जुड़ रहे हैं। PMKUSM के जरिए डीजल के धुएं की जगह सोलर पैनल ले रहे हैं। और FPOs और सुधा मॉडल भी तो हैं। हाँ, जिनके जरिए छोटे किसान एकजुट होकर कोल्ड चेन और बाजार की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनको पार कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा आर्थिक और संरचनात्मक बदलाव है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक आखिरी बिंदु है जिस पर मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। अच्छा, वो क्या है? दस्तावेजों में एक आगे का रास्ता या वे फॉरवर्ड खंड है। उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार का जिक्र है। क्रांतिकारी विचार? हाँ, कृषि में AI आधारित मौसम पूर्वानुमान का उपयोग। एक मिनट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी खेती में? ये कैसे काम करेगा? देखिए, ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा राज्य जो सदियों से नदियों के अप्रत्याशित व्यवहार का शिकार रहा है, जहां मौसम हमेशा एक रहस्य रहा है, वहां अगर हम तकनीक ले आएं तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि रियल टाइम सैटेलाइट डेटा और AI एल्गोरिदम का उपयोग करके एक छोटे से किसान को हफ्तों पहले सटीक जानकारी मिल जाए कि बारिश कब होगी, कब बाढ़ का खतरा है या कब सूखा पड़ेगा। अरे वाह, ये तो वाकई पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। बिल्कुल। मतलब तकनीक और सदियों पुरानी जो पारंपरिक खेती है, उसका ये संगम कैसे उस किसान की किस्मत बदलेगा जो अब तक सिर्फ बादलों की तरफ देखता था। ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा। सही कहा। क्या डेटा और मशीन लर्निंग प्रकृति के इस विनाशकारी चक्र को कभी मात दे पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यही इस बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद भी है, और जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कंक्लूजन है। बिल्कुल।
तो आज की डीप डाइव में बस इतना ही। हाँ। बिहार मैटर्स पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए दिलचस्प तथ्यों के साथ। धन्यवाद।